नमस्कार। देखिए, कानून के ना अपनी एक अलग ही भाषा होती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर हमें उलझा देते हैं, है ना? तो आज हम इन्हीं शब्दों को बिल्कुल आसान बनाएंगे। इसके लिए हम एक कानूनी मामले की शुरुआत से लेकर उसके अंजाम तक का पूरा सफर तय करेंगे। और इस सफर में हर कदम पर जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस कानूनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ डज अ सिंपल डिसएग्रीमेंट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्मल लीगल बैटल, यानी एक साधारण सी असहमति एक औपचारिक कानूनी लड़ाई में कैसे बदल जाती है। आप सोचिए, दो लोगों के बीच की एक आम सी अनबन कोर्ट की एक गंभीर लड़ाई कैसे बन जाती है। इस एक सवाल का जवाब ही हमें किसी भी केस की पूरी कहानी समझा देगा। कैसे एक निजी शिकायत एक सरकारी दस्तावेज बनती है, कैसे दलीलें पेश होती हैं और आखिर में जाकर फैसला कैसे सुनाया जाता है। ठीक है, तो कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। यहाँ हम उन शुरुआती शब्दों और उन दस्तावेजों को समझेंगे जो किसी भी कानूनी कार्रवाई की नींव रखते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये वो पहली ईंटें हैं जिन पर पूरे मामले की इमारत खड़ी होने वाली है। हर कानूनी लड़ाई की जो चिंगारी है वो एक पिटीशन यानी याचिका से लगती है। ये है क्या? ये अदालत से किया गया एक औपचारिक लिखित अनुरोध है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराता है और न्याय की गुहार लगाता है। अच्छा, सिविल मामलों में से प्लेंट या वाद पत्र भी कहते हैं, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम सब पीआईएल कहते हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति पूरे समाज या किसी समूह के हित में भी याचिका दायर कर सकता है। तो यही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो किसी भी मुद्दे को अदालत की नजर में लाता है। अब याचिका के साथ अक्सर एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी लगता है। ये एक लिखित बयान तो है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे शपथ लेकर दिया जाता है। मतलब जब कोई इस पर दस्तखत करता है तो वो कानूनी तौर पर कसम खाता है कि इसमें लिखी हर एक बात सच है, और इसीलिए अदालत में इसे एक सबूत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही वो कागज़ है जो किसी के दावों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाता है और उसके तथ्यों को वजन देता है। चलिए इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मकान मालिक हैं जिन्हें अपने किराएदार से घर खाली करवाना है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इविक्शन या बेदखली। अब इसके लिए मकान मालिक को क्या करना होगा? सबसे पहले एक पिटीशन दायर करनी होगी और फिर अपनी बातों को सच साबित करने के लिए एक एफिडेविट देना होगा जिसमें किराएदार की गलतियों का जिक्र हो। देखा आपने कैसे ये शब्द असलियत में काम करते हैं? अब बात करते हैं क्रिमिनल केसेस के एक बहुत ही अहम पहलू की, वो है बेल यानी जमानत। अगर किसी मामले की शुरुआत ही में गिरफ्तारी हो जाती है तो जमानत बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसका मतलब है कि आरोपी को मुकदमा चलने तक अस्थायी तौर पर रिहा कर दिया जाता है, अक्सर एक रकम या बॉन्ड की गारंटी पर। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी को भी दोषी साबित होने से पहले लंबे समय तक जेल में ना रहना पड़े। ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी यानी दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हमारी कहानी का कारवां अदालत के कमरे के अंदर पहुंचता है। ये वो स्टेज है जहां सबूत पेश किए जाते हैं, दलीलें दी जाती हैं और मामले का असल इम्तिहान होता है। यहां हम उन शब्दों को जानेंगे जो एक मुकदमे की कार्यवाही को परिभाषित करते हैं। देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जब एक पक्ष याचिका दायर करता है तो दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। इसे डिफेंस या बचाव कहा जाता है। सिविल मामलों में इसे रिटन स्टेटमेंट या लिखित कथन भी कहते हैं। बचाव पक्ष क्या करता है? वो याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देता है और अपने तर्क और अपने सबूत पेश करता है। एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए यह बेहद जरूरी है। अदालत में हर दावा प्रूफ यानी सबूत के आधार पर ही टिकता है। सबूत वो सब कुछ है जो किसी बात को सच साबित करे, और यहीं पर सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ का सिद्धांत काम आता है। इसका सीधा मतलब है साबित करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्रिमिनल केसेस में ये जिम्मेदारी शिकायत करने वाले की होती है। उसे ही ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी ने वाकई में अपराध किया है, और वो भी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट यानी किसी भी वाजिब संदेह से परे। सबूतों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नियम है, हेयरसे से जुड़ा हुआ, जिसे हिंदी में अनुश्रुति या सुनी सुनाई बात कहते हैं। इसका मतलब है वो जानकारी जो आपने किसी और से सुनी हो, खुद देखी या अनुभव न की हो। भारतीय साक्ष्य कानून में हेयरसे को सबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं की जा सकती। अदालत हमेशा सीधे सबूतों पर भरोसा करती है, जैसे किसी ऐसे गवाह का बयान जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो।
तो चलिए अब तक के सफर को एक नजर में देख लेते हैं। प्रक्रिया शुरू होती है एक पिटीशन से, उसके जवाब में आता है डिफेंस, फिर दोनों पक्ष पेश करते हैं प्रूफ, और इन सब के बाद अदालत सुनाती है अपना जजमेंट। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया का एक सीधा साधा नक्शा है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं चलती। कानूनी कार्यवाही फिल्मों की तरह एक दिन में खत्म नहीं होती। अक्सर इसमें देरी होती है, और इसके लिए जो कानूनी शब्द है वो है एडजर्नमेंट या स्थगन। इसका मतलब है अदालत की सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए टाल देना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई गवाह नहीं आया, या जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, वकील की तबीयत खराब है। ये प्रक्रिया का एक बहुत ही आम हिस्सा है। मुकदमे के अंत में दो ही रास्ते होते हैं। पहला है अक्विटो, यानी बरी हो जाना, जिसका मतलब है कि अदालत ने व्यक्ति को बेगुनाह पाया। कभी कभी सबूतों की कमी के कारण अदालत बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी संदेह का लाभ देकर भी किसी को बरी कर सकती है। और दूसरा रास्ता है कन्विक्शन, यानी दोष सिद्धि, जिसका मतलब है अदालत ने व्यक्ति को अपराधी मान लिया है और अब सजा तय की जाएगी। आजादी या सजा, यही दो शब्द मुकदमे का अंतिम फैसला तय करते हैं। अगर कानून का यह सफर जानकारी बढ़ाने में मदद कर रहा है और चीजें साफ हो रही हैं, तो हमें अपना समर्थन जरूर दिखाइए। इस प्रस्तुति को लाइक कीजिए और आगे भी ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। अब हम अपनी कानूनी कहानी के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम उन शब्दों पर ध्यान देंगे जो अदालत के फैसले और उसके परिणामों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये वो चरण है जहाँ मामले का समाधान होता है। मुकदमे का जो अंत है वो जजमेंट या निर्णय में होता है। ये अदालत का औपचारिक और अंतिम फैसला है, जिसे सभी सबूतों और दलीलों पर गौर करने के बाद लिखा जाता है। और जैसा कि स्रोत में बताया गया है, अदालत अपना निर्णय खुले न्यायालय में यानी ओपन कोर्ट में देती है, जो न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बनाए रखता है। यही वो दस्तावेज है जो बताता है कि केस में कौन जीता और कौन हारा। अब जजमेंट के अंदर ही अदालत कई छोटी छोटी बातों पर अपना फाइंडिंग यानी निष्कर्ष देती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक एक्सीडेंट का केस है। अदालत पहले ये फाइंडिंग देगी कि क्या ड्राइवर तेज गाड़ी चला रहा था, फिर ये फाइंडिंग देगी कि क्या सड़क खराब थी। इन सभी निष्कर्षों को मिलाकर ही अंत में पूरा जजमेंट बनता है। तो कह सकते हैं कि फाइंडिंग जजमेंट तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। सिविल मामलों में एक बहुत ही आम परिणाम होता है डैमेजेस, यानी क्षतिपूर्ति। ये वो पैसा है जो हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को उसके नुकसान की भरपाई के लिए देता है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि मुआवजा है। जैसा कि स्रोत में एक बड़ा सरल उदाहरण दिया है, किसी की साइकिल तोड़ने पर अदालत 100 रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकती है। अब आते हैं एक और बहुत शक्तिशाली शब्द पर, रूलिंग या विनिर्णय। ये किसी जज का एक आधिकारिक फैसला होता है, जो अक्सर मुकदमे के दौरान किसी कानूनी बिंदु पर दिया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह भविष्य के लिए एक मिसाल यानी प्रीसिडेंट बन जाता है। भारत में निचली अदालतें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए रूलिंग्स को मानने के लिए बाध्य हैं, और इसी से पूरे देश में कानून एक जैसा लागू होता है। और अंत में हम उस मकसद पर पहुंचते हैं जिसके लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बनाई गई है, जस्टिस यानी न्याय। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सिद्धांत है, एक आदर्श है। याचिका दायर करने से लेकर फैसला सुनाने तक हर एक कदम का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल एक ही है कि न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखे। हम इस विश्लेषण को इस एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य के साथ समाप्त करते हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतानुसार न्याय किया। ये एक लाइन पूरी कानूनी प्रक्रिया का सार है कि दोनों पक्षों को सुनो, निष्पक्ष रहो और फिर फैसला करो। यही हमारी न्याय प्रणाली की आत्मा है।